नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ का एक शहर पड़ता है पंचकुला और इसी पंचकुला के सेक्टर 25 का रहने वाला है एडवोकेट मनमोहन कुमार। मनमोहन की पत्नी का नाम है रजनी। मनमोहन जो इसी पंचकुला की अदालत में प्रैक्टिस करता है। मनमोहन के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है निखिल, जिसकी उम्र है लगभग 9 साल, और छोटा बेटा है तन्मय, जिसकी उम्र है 7 साल। मनमोहन अपने परिवार के साथ काफ़ी सुकून के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 16 जनवरी की सुबह की। दरअसल मनमोहन हर रोज की तरह तैयार होकर अदालत चला जाता है। रजनी अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज देती है, लेकिन शाम के लगभग 3 बजे के आसपास जब मनमोहन के दोनों बेटे स्कूल से अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी मां रजनी अपने घर पर नहीं है। इसीलिए निखिल अपनी मां के बारे में अपने दादा से पूछता है। निखिल के दादा कहते हैं कि तुम्हारी मां किसी काम से मार्केट में गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन रजनी जब देर शाम तक भी अपने घर पर नहीं आती है, निखिल अपने पिता मनमोहन के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मां को गए हुए काफ़ी देर हो गया है, लेकिन ना तो अभी तक घर पर आई है और ना ही उसके नंबर पर फ़ोन लग रहा है। निखिल जैसे ही ये सारी बातें अपने पिता से बताता है, मनमोहन उसी वक्त ही अपने घर पर पहुंच जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी की हर जगहों पर तलाश ही नहीं करता है, बल्कि उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पर फ़ोन करता है और अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन बावजूद इसके रजनी के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते रात के लगभग 8 बज जाता है। इसीलिए मनमोहन नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। क्योंकि मामला एक वकील की पत्नी का है, इसीलिए पुलिस भी इस मामले को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस रजनी का एक फ़ोटो लेती है और फिर दिन रात एक करके रजनी को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लगभग 4 दिन का समय गुजर जाता है। बावजूद इसके ना तो रजनी के बारे में कुछ मालूम चलता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन ही होता है। लेकिन जब 4 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 20 जनवरी को पुलिस को एक छोटी सी कामयाबी मिलती है। दरअसल सेक्टर 25 के डंपिंग ग्राउंड पर पुलिस को रजनी की जूती बरामद होती है। पुलिस जब उस जूती को देखती है, वहां पर मनमोहन को बुलाती है। मनमोहन जब उस जूती को देखता है, देखकर पहचान लेता है। न जाने क्यों पुलिस को शक हो जाता है कि शायद रजनी की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को इसी जगह पर दफन किया गया है। इसीलिए पुलिस वहां पर एक जेसीबी को बुलाती है और मनमोहन के सामने ही गड्ढा खुदवाती है। लगभग 3 फीट का जब गड्ढा खोदा जाता है, आखिरकार उस गड्ढे से एक लाश बरामद होती है, जो लाश एक कपड़े में लपेटकर दफनाया गया था। इधर मनमोहन जब उस डेड बॉडी को देखता है, जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस जब उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाती है तो उसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल उस कपड़े में एक डेड बॉडी तो था, लेकिन वो डेड बॉडी किसी मानव का नहीं बल्कि एक कुत्ते का था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कुत्ते की डेड बॉडी जिस कपड़े में लपेट कर दफनाया गया था, वो कपड़ा रजनी का ही चुन्नी था। मनमोहन रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ऐसा लग रहा है जैसे किसी षड्यंत्र के तहत मेरी पत्नी को कहीं गायब कर दिया गया है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसीलिए पुलिस अब रजनी के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर रजनी पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी मोनिका के नाम पर रजिस्टर्ड है। मोनिका जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो बगल के ही मनी माजरा कस्बे की रहने वाली है।
पुलिस जब मोनिका के बारे में मनमोहन से पूछताछ करती है तो मनमोहन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मोनिका मेरी पत्नी की सहेली है और अक्सर मेरे घर पर भी आया करती है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस मनी माजरा मोनिका के घर पर जाती है और मोनिका से रजनी के बारे में पूछताछ करती है। इस पर मोनिका पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मेरी रजनी के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती है, अक्सर मैं उसके घर पर आया जाया करती हूँ और उसके पूरे परिवार को बेहतर तरीके से जानती भी हूँ, लेकिन पति पत्नी के बीच में कभी कोई झगड़ा तकरार भी नहीं होता था और ना ही मनमोहन की किसी के साथ कोई दुश्मनी ही थी। हालांकि पुलिस मोनिका से एक सवाल करती है, लेकिन मोनिका पुलिस को एक पर एक कई तरह का जवाब देने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं मोनिका के ऊपर ही शक चला जाता है। लेकिन मोनिका के हक में एक बात होती है कि पुलिस जब रजनी का कॉल डिटेल निकालती है तो रजनी ने जिस नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था वो नंबर मोनिका का नहीं था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी ऑटो ड्राइवर के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस उस ऑटो वाले के पास जाती है और उससे मोनिका के बारे में पूछताछ करती है। ऑटो वाला पुलिस वालों से कहता है कि साहब उस दिन 10 बजे के आसपास एक महिला मेरे पास आई थी और बता रही थी कि मैं अपना मोबाइल घर पर भूल आई हूँ और मुझे अर्जेंट में किसी से बातचीत करना है, इसीलिए मैं अपना मोबाइल उस महिला को दे दिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि उस महिला ने कहाँ फ़ोन किया था। पुलिस उस ऑटो वाले को मोनिका के सामने लेकर जाती है। ऑटो ड्राइवर जब अपने सामने मोनिका को देखता है, देखकर पहचान लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब उस दिन जिस महिला ने मेरे मोबाइल से फ़ोन किया था वो कोई और नहीं बल्कि यही है। ऑटो ड्राइवर जैसे ही मोनिका की शिनाख्त कर लेता है, पुलिस मोनिका को गिरफ्तार कर लेती है और फिर मोनिका से रजनी के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मोनिका मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब रजनी की हत्या कर दिया गया है। लेकिन मोनिका जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। मोनिका जो मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली है, लेकिन मनी माजरा में रहती है और यहीं पर ब्यूटी पार्लर चलाती है। मोनिका का एक जीजा है जिसका नाम है संदीप, जो पेशे से एक ड्राइवर है, लेकिन संदीप का अपनी पत्नी से कम और मोनिका से ज़्यादा लगाव है। दरअसल मोनिका और संदीप के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसीलिए संदीप अपनी पत्नी को छोड़कर मोनिका से शादी करने का फैसला कर लेता है, लेकिन संदीप की पत्नी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए संदीप अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लेता है और फिर तलाक का मामला लेकर मोनिका को अपने साथ लेकर मनमोहन से मुलाकात करता है। संदीप मोनिका को अपने साथ लेकर सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि मोनिका ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि काफ़ी तेज तर्रार भी है। लेकिन मोनिका को जब बार बार अपने साथ लेकर मनमोहन से मुलाकात करता है, इसी दौरान मनमोहन और मोनिका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि मोनिका और मनमोहन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, मोनिका को ये मालूम होता है कि मनमोहन शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन मोनिका और मनमोहन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। इधर मोनिका जब मनमोहन से शादी करने का फैसला करती है, इस बारे में संदीप से भी बातचीत करती है। जब संदीप को समझाने की कोशिश करती है, आखिरकार संदीप
मोनिका की बात मान जाता है, लेकिन मनमोहन के सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि अपनी पत्नी के रहते हुए वो मोनिका से शादी नहीं कर सकता है। इसीलिए मनमोहन अब अपनी पत्नी से दूरी बनाने के लिए उससे झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है। दरअसल मनमोहन को पूरा भरोसा होता है कि झगड़ा तकरार करने के बाद रजनी उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन रजनी एकदम सीधी सादी महिला थी। मनमोहन तरह तरह की बातें कहकर अपनी पत्नी से झगड़ा तकरार तो करता है, लेकिन रजनी ना तो अपने पति को जवाब देती है और न ही उसे छोड़ने के लिए तैयार होती है। मनमोहन जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, जब उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि रजनी उसे छोड़ने वाली नहीं है, आखिरकार मनमोहन मजबूर होकर अपनी पत्नी को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर इस बारे में मोनिका से भी बातचीत करता है। मोनिका भी मनमोहन के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो चुकी थी कि मनमोहन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद रजनी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत मोनिका मनमोहन के घर पर आना जाना शुरू कर देती है और उसकी पत्नी रजनी के साथ दोस्ती कर लेती है। मोनिका की जब रजनी के साथ दोस्ती हो जाती है, उसके बाद बार बार उसके घर पर ही नहीं जाती है, बल्कि फ़ोन पर भी बातचीत करने लगती है। जब भी मौका मिलता है रजनी को लेकर बाहर घुमाने भी लेकर जाती है, जिसकी वजह से रजनी भी आंख बंद करके मोनिका पर भरोसा कर लेती है। लेकिन रजनी को कभी मालूम ही नहीं चलता है कि मोनिका का उसके पति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक दिन बातों ही बातों में रजनी मोनिका से कहती है कि मेरे पास एक साड़ी है जिसका मैचिंग ब्लाउज नहीं मिल रहा है। जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, मोनिका को भी मौका मिल जाता है। मोनिका जब ये सारी बातें मनमोहन से बताती है, मनमोहन कहता है कि यही सही मौका है, तुम उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। मोनिका रजनी को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देती है, लेकिन ये काम मोनिका के अकेले बस का नहीं था। इसीलिए मोनिका संदीप से बातचीत करती है। हालांकि संदीप इसके लिए तैयार तो नहीं होता है, लेकिन मनमोहन जब उसे 2.5 लाख रुपए का लालच देता है, आखिरकार संदीप भी पैसों के लालच में आ जाता है। 16 जनवरी की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास मोनिका जब मार्केट में जाती है तो जानबूझकर अपना मोबाइल घर पर छोड़कर आती है। जब मार्केट में पहुंचती है, एक ऑटो वाले से कहती है कि मैं अपना मोबाइल घर पर भूल आई हूं और मुझे किसी से अर्जेंट में बातचीत करना है, क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो। ऑटो वाला अपना मोबाइल मोनिका को दे देता है। मोनिका उसी मोबाइल से रजनी के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे मार्केट में बुलाती है। कहती है कि तुम मार्केट में आ जाओ, मैं तुम्हें उस दुकान पे लेकर चल रही हूँ जहाँ पर तुमको साड़ी का मैचिंग ब्लाउज मिल जाएगा। दरअसल मोनिका जानबूझकर सिर्फ इसलिए अपना मोबाइल घर पर छोड़ आई थी क्योंकि मनमोहन ने उसे समझाया था कि अगर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी, चाहकर भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी और अगर तुम तक पहुंच भी जाती है तो वो तुम्हारे मोबाइल नंबर का जब कॉल डिटेल निकालेगी, जिससे पुलिस को ये मालूम चलेगा कि इस वक्त तुम अपने घर पर मौजूद थी। इतने बेहतर तरीके से प्लान बनाने के बाद मोनिका जब रजनी के नंबर पर फ़ोन करती है, रजनी भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचती है और मोनिका के बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन रजनी जब मार्केट में पहुंचती है तो देखती है कि मोनिका संदीप के साथ कार में बैठी हुई है। मोनिका रजनी को कार की पिछली सीट पर बिठा देती है और खुद भी रजनी के बगल बैठ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। मोनिका रजनी को अपनी बातों में इस प्रकार से उलझा देती है कि रजनी को मालूम ही नहीं चलता है
कि कार कहाँ जा रही है। दरअसल संदीप उस कार को चलाते हुए सेक्टर 25 के जंगल में लेकर चला जाता है। जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, जब वहां पर सुनसान जगह दिखाई देती है, उसके बाद रजनी के गले में रस्सी फंसाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक रजनी की मौत नहीं हो जाती है। रजनी की जब मौत हो जाती है, उसके बाद रजनी की डेड बॉडी को बगल की झाड़ी में फेंक देते हैं। साथ ही साथ मनमोहन के नंबर पर फ़ोन करते हैं और इस बात की जानकारी मनमोहन को देते हैं। इधर मनमोहन को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, मनमोहन अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही मध्य प्रदेश से 2 बदमाशों को बुला कर रखा था। दरअसल दोनों को 2 लाख रुपए में तय किया था। दोनों बदमाश जब जंगल में जाते हैं तो अपने साथ एक कुत्ते की डेड बॉडी लेकर जाते हैं। सेक्टर 25 के डंपिंग ग्राउंड में एक गड्ढा खोदकर रजनी की ही चुन्नी लेकर उसमें कुत्ते की डेड बॉडी लपेटकर उसी गड्ढे में दफन कर देते हैं और रजनी की डेड बॉडी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वाकई में मोनिका जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस उसके जीजा संदीप और रजनी के पति मनमोहन को भी गिरफ्तार करके लाती है। दरअसल मनमोहन मोनिका और संदीप को पहले से ही समझा दिया था कि अगर पुलिस तुम दोनों तक पहुंच भी जाती है तो तुम दोनों मेरा नाम नहीं बताना। अगर तुम दोनों जेल भी चले जाते हो तो मैं तुम दोनों को छुड़ा लूँगा। पुलिस तुम दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार तो कर लेगी, लेकिन पुलिस को रजनी की डेड बॉडी कभी बरामद नहीं होगी। हालांकि मोनिका जब मनमोहन का नाम लेती है, पुलिस मनमोहन को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल तो भेज दिया है, लेकिन पुलिस के सामने ये पहला मामला है जिसमें हत्या भी होती है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं और अपना अपराध कबूल करते हैं, लेकिन डेड बॉडी बरामद नहीं होती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दीजिएगा।